कल कुछ पढ़ने के लिए दिया था, आपने पढ़ा होगा। और आज अपन बोर्ड क्लास शुरू करेंगे और आपके डाउट्स में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक में वेरी फर्स्ट क्लास में। मंडे को अपना क्लास होगा, तो डाउट्स जो डिस्कस करूंगा पहले वो बता देता हूं। मैं आपके डाउट डिस्कस करूंगा एस ब्लॉक के पूरा और बोरॉन पे। तो या फिर अपन ऐसे करते हैं कि भाई एस एंड पी ब्लॉक भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 और 3, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता सॉल्व करने के लिए, कोई कैलकुलेशन तो करने नहीं है, जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो और फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम अपना 3 और 4 मतलब 1 2 3 डिस्कस हो गया था, सिर्फ 4 बचा हुआ था अपना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम 4 अपन डिस्कस कर लेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम 4 भी करके रखना। तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर दूंगा डिस्कस, आयनिक 4 भी आप करके रखना, पहले अपन ये डिस्कस करेंगे लेकिन, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन डिस्कस, है ना। पहले अपन ये कर लेंगे एक्सरसाइज 1 और 3, फिर अपन एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। थोड़ा अपन बीच में ये भी पढ़ते रहे ना, क्योंकि अभी अपन बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं, राइट। तो शुरू कर लेते हैं। तो चलो भाई अब पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा था कि आप एल्केन स्कूल के हिसाब से पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ना क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं कुछ एल्केन्स और एल्कीन्स के, अभी एक बंच टाइप का भेजा है आपको, वो पेपर्स अपन को उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। और अगर आपने उस वो नवनीत की गाइड से कुछ क्वेश्चन है, ताकि आपको पता रहे कि कितना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना लिखना है किस क्वेश्चन में। बाकी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी कि मतलब कैसे अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अभी अपन पढ़ते हैं और आप अपना बुक ले लीजिए, स्कूल का बुक उठा लीजिए और उसमें एल्केन्स निकाल दीजिए, है ना, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि स्टेट बुक वाले में वो एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन अलग अलग होंगे चैप्टर्स, एनसीईआरटी में वो हाइड्रोकार्बन करके होगा। तो आप जरा जल्दी से अपने एल्केन्स वाला चैप्टर या हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर निकाल दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप ये टेंशन छोड़ दो कि एनसीईआरटी पढ़ें या स्टेट बुक वाला पढ़ें। थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक्सरसाइज में। तो जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो अपन देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एल्केन इज नॉट इन माय पोर्शन, ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बता दो एल्केन और किसके पोर्शन में नहीं है। कोई ऐसा है जिसके पोर्शन में एल्केन नहीं है? इसने बताया एल्केन इज नॉट इन दिस इन इट्स पोर्शन, तो भाई बताओ कोई और है जिसके पोर्शन में एल्केन नहीं है, बाकी लोगों के पोर्शन में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों के साथ, ठीक है। बाकी लोगों के पोर्शन में है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा एल्केन, राइट। चलो तो पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन है, ये स्टार लगा के क्यों बता रहे हो, मतलब ऐसे सीधे लिखो ना क्या, हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन्स तो हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। चलो भाई, मैंने कल थोड़ा सा एल्केन आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए एक पेज, एल्केन्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। पढ़ के आए आप, है ना, पढ़ के आए आप। तो अपन मतलब ऐसे करते हैं कि उसमें मैंने आपको जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले में, उसमें अपन को ये बता रखा है कि देखो भाई, जो एल्केन्स में मीथेन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन अपन को बताया, मीथेन होगा तो मीथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये टेट्राडल होगा। अगर ये टेट्राडल होगा तो अपन सबको पता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, और इसमें 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होंगे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स होंगे। इसमें कितने बॉन्ड एंगल होते हैं 109.28 मिनट्स? कैन यू टेल मी हाउ मेनी 109.28 मिनट्स एंगल्स आर प्रेजेंट इन एल्केन इन मीथेन? मीथेन में कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं जो 109.28 मिनट्स होंगे? एक आंसर आया, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने आपसे पूछा।
क्योंकि जब अपन ने टेट्राहेड्रल वगैरह डिस्कस किया ना तो मैंने काफी एक्सप्लेन किया। तो इसमें 6 होंगे, एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 हो गए। अब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इन दोनों में होगा तो 6 हो गया, ये 6 हो गया अपने पास। राइट, समझ में आया? तो ये 6 बॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब इसमें बॉल स्टिक स्ट्रक्चर अपन को पता है मीथेन में कैसे बनाते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अपन को पता है कि कैसे कार्बन का वैलेंसी अपन हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, राइट, मीथेन में। अब अपन कहेंगे भाई जैसे अब और एल्केन्स होते हैं तो अपन एल्केन्स को, जैसे ये मीथेन है तो ऐसे इथेन भी होगा, और इथेन होगा तो उसमें अपन लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज लाइक दिस। इथेन में 2 कार्बन एटम होंगे, अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो ये भी sp3 है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो अपन बता देंगे ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, तो इसका स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन एटम टेट्राहेड्रल होंगे। तो इसको अपन कहते हैं दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब इसको अपन कहेंगे द फॉर्मूला ना, इसको अपन बोलते हैं डैश स्ट्रक्चर, और इसको अपन बोलेंगे जैसे अपन ऐसे लिखेंगे CH3 तो अपन ने इसको कॉन्डेंस कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, राइट ना, उसको कॉन्डेंस कर लेंगे। अब इसमें जो अपन लिखेंगे बॉन्ड एंगल्स, तो यहां पर अपन कहेंगे भाई जो बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड लेंथ होंगे, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी होगा, यहाँ कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ नहीं होगा। तो अपन कहेंगे भाई जो CH बॉन्ड लेंथ होता है ना, द CH बॉन्ड लेंथ ना, ये CH बॉन्ड लेंथ होता है 154, दैट इज CC बॉन्ड लेंथ और CH बॉन्ड लेंथ। तो अपने पास ये तो 112 होता है पिकोमीटर्स, लेकिन ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एंगस्ट्रॉम यूनिट की जगह पर पिकोमीटर्स लिख रहे हैं, तो ये पिकोमीटर्स होगा 154 पिकोमीटर्स, मतलब CC बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन, राइट, CC बॉन्ड लेंथ विल बी लार्जर देन विल से दैट CH बॉन्ड लेंथ। देखो अब अतर मुझसे पूछ रहा है कि सर हमें क्या नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे, ठीक है ना। अगर मैं एक बार बुक से ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ना आपको, आपके पास बुक है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के भी काफी कुछ मतलब वो कर लोगे, क्योंकि बुक से मैंने, मान लो बुक से मैंने पढ़ा भी दिया, तो क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे सर ये तो बता दो। तो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करूंगा जो बुक में गिवन है, लेकिन अपन क्या करेंगे कि थोड़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लेंगे और इससे भी डिस्कस कर लेंगे, दोनों हो जाएंगे तो अपना चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब दूसरा मैं करूंगा, इसमें कैलकुलेट करूंगा, अब जैसे अपन लिखते हैं ना एल्केन में, तो एल्केन में तो अपन को पता है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन, ठीक है ना। अब मान लो जैसे एल्केन की बात करते हैं अपन, तो एक तो एल्केन में कंडेंस फार्मूला तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम होता है तो अपन कहते हैं ब्यूटेन है। थोड़ा सा आयुपेक नेमिंग पढ़ा हुआ है अपन ने, या फिर 10, इतना तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये पेंटेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो अपन उसको 2 कार्बन, 1 कार्बन होता है तो मीथेन बोलते हैं, है ना, 2 कार्बन होता है तो इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन एटम तो प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, कार्बन बढ़ाते जाएंगे अपन, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नॉनेन होगा और डेकेन होगा, ये सब अपन को पता है। अब अपन कहेंगे इसमें ना जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने लिखे हुए ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा भाई इसका बॉन्ड लाइन तो बनेगा नहीं, इसका बॉन्ड लाइन मैं ऐसे बनाऊंगा, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये मतलब क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर एल्केन है तो ये टर्मिनल पे एक CH3 होगा और टर्मिनल पे एक CH3 होगा, ये अपन को पता है। इसको बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा, ये ठीक है, क्योंकि जहां लाइन बेंड होता है वहां कार्बन होता है, फिर कार्बन की वैलेंसी पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 4 है तो ये तो और भी अच्छा होगा, लो भाई एक कार्बन इधर CH3, टर्मिनल वाला जो होता है वो CH3 होता है, इन बिटवीन ये CH2 है, ये CH2, 5 कार्बन एटम होता है तो अपन ऐसे कर लेंगे, ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। हेक्सेन होता तो ऐसे कर लेते अपन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो ये अपन को पहले से पता है, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा हुआ है। अब अपन से कहा गया राइट द कंडेंस फॉर्मूला
पहले अपन पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। इसके पहले एक बार आइडिया तो आ जाए कि अपन को करना क्या है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स है। देख भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन का मतलब है ऑफ एल्केन है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन का मतलब हो गया, मैं इसको मतलब एक मिनट चेंज कर लूं मैं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन का मतलब होगा, मेरे पास एक होगा नॉर्मल एल्केन, उसको अपन चेन एल्केन बोलते हैं, चेन एल्केन। तो अपन नॉर्मल चेन एल्केन भी बोल सकते हैं उसे। एक बोलेंगे अपन या स्ट्रेट चेन लिखेंगे अपन, बुक में लिखा हुआ कि आप उसे स्ट्रेट चेन लिखो, उसको नॉर्मल लिखते हैं वैसे। स्ट्रेट चेन एल्केन मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन लिखो, उसमें कोई ब्रांचिंग मत लिखो। तो फिर ब्रांच एल्केन क्या होता है? तो चेन एल्केन का मतलब है कि सिर्फ कार्बन ऐसे हो। तो ब्रांच एल्केन का मतलब है चार कार्बन तो है लेकिन किसी कार्बन में ब्रांचिंग भी है, मतलब वो स्ट्रेट चेन में नहीं लिखा हुआ है, वो ब्रांच एल्केन। ठीक है। अब अपन कहेंगे ब्रांच एल्केन में डिफरेंट टाइप किसे होता है। अपन ने नॉर्मल एल्केन भी पढ़ा हुआ है और ब्रांच एल्केन की भी बात करते हैं। पर जिसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप बोल देना उसमें कि हमें इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसको। ठीक है ना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपसे सारे, और लिखेंगे पेपर। ठीक है ना। अब ब्रांचिंग में अलग अलग पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है ना। अब ब्रांचिंग क्या होता है, जैसे ब्रांचिंग में अपन ने क्या लिखा हुआ है, एक तो आइसो ग्रुप लिखे हुए हैं अपन ने, एक तो आइसो एल्केन हो सकता है। ठीक है ना। ये तो नॉर्मल एल्केन है, तो अपन एन एल्केन लिखेंगे, जैसे एन पेंटेन है तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, एन पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, जैसे ये एन ब्यूटेन था तो 5 कार्बन एटम हो गए। अब इसको कहेंगे अपन नॉर्मल ब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन है नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन लिखेंगे तो नॉर्मल चेन स्ट्रेट चेन ब्यूटेन हो गया। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। एक मिनट ना, तो अगर कम लिख रहे हैं तो इस तरफ ऐसे कर लो ना, थोड़ा साफ भी दिखेगा, क्योंकि कॉर्नर वाला थोड़ा ऐसे दिखता है, मैं ज्यादा कॉर्नर में नहीं लिखता। अब अपन कहेंगे कि भाई ब्रांच एल्केन का मतलब है स्ट्रेट चेन का ब्रांचिंग करना। तो अपन क्या करेंगे, आइसो एल्केन का मतलब है जिसमें ये ग्रुप। पहले अपन आइसो एल्केन लिख लेते हैं। तो आइसो एल्केन का मतलब होता है जिसमें ब्रांचिंग हो, ऐसे ब्रांचिंग, इसको अपन कहते हैं आइसो ग्रुप। ये होता है आइसो ग्रुप। ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं आइसो ग्रुप। तो आइसो ग्रुप अगर ये होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, जैसे अपन को ऐसे गिवन है, ये है, फिर आपने यहां पर CH3 लिख दिया तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, आइसो। अब टोटल इतने कार्बन एटम है ना, तो इसको आइसो ब्यूटेन लिखते हैं, ये आइसो ब्यूटेन। तो फिर अगर मान लो इसमें 4 कार्बन एटम है इसलिए मैंने आइसो ब्यूटेन लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिखता ना, तो अपन कहते देख भाई ये तो हो गया आइसो ग्रुप। अब आप इसमें कितने कार्बन ऐड करोगे, आपने एक और बढ़ाया ना, क्योंकि इसके साथ अगर आपने 2 कार्बन और चेन में रखे, तो जैसे ये ग्रुप था तो आइसो हो गया था, और 4 कार्बन एटम टोटल थे तो मैंने क्या बना दिया, आइसोब्यूटेन। ये ग्रुप है तो आइसो हो गया, टोटल कार्बन एटम कितने हैं 5, तो आइसोपेंटेन। ठीक है, राइट। अब अपन कहेंगे इसमें, मान लो मेरे पास ऐसे ग्रुप, चलो भाई अब अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे है, अब बताओ ये क्या होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कितने कार्बन एटम है ये बता दो मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो दिख ही रहा है जिसको आप बोलते हो आइसो ग्रुप। तो कितने कार्बन हो गए, 3 ये और 3 वो, आइसोहेक्सेन। ये आइसोहेक्सेन। ठीक है। चलो भाई आपको आइसो पता चल गया कि आइसो होता क्या है। अब अपन क्या करेंगे, ये आइसो में ना एक एक्सेप्शन होता है, आइसो में ना एक एक्सेप्शन होता है। वो इसलिए कि वो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है डेली लाइफ में, मतलब उस कंपाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो किसी एक टर्म से डिफाइन है, इसलिए अपन उसे आइसो, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है आइसो में, और वो होता है एक्सेप्शन। वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है इसलिए अपन को वो याद भी रखना होता है, और वो होता है आइसो ऑक्टेन। क्या होगा वो, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन एक्चुअली पेट्रोल में यूज होता है। ये अगर पेट्रोल में होगा तो जो गाड़ी चलती है ना, तो अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो किसी गाड़ी में ज्यादा आवाज आती है, किसी में कम आवाज आती है,
तो जिसमें कम आवाज आती है उसमें आइसो ऑक्टेन आता है। पेट्रोल से अगर कम आवाज आएगी, क्योंकि पेट्रोल में अगर आइसो ऑक्टेन ज्यादा मिलाओगे ना तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा कम आवाज आएगी, मतलब आइसो ऑक्टेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पेट्रोल में डालेंगे, और पेट्रोल में डालेंगे तो इंपॉर्टेंट ही होगा अभी तो अपन कहेंगे देख भाई आइसो ऑक्टेन का मतलब क्या है, ये तो होता है आइसो ग्रुप। अपन कहेंगे लो भाई हो गया, अब क्या करना है, आइसो ग्रुप तो ये हो गया, 3 ये हो गए, अब 5 और लगा दो ऐसे स्ट्रेट चेन में। आप बोलते तो हो कि लगा दो, तो वो स्ट्रेट चेन में 5 के 5 नहीं होते, वो ऐसे होता है। अपन कहेंगे ये तो बड़ा खतरनाक टाइप का कंपाउंड बना दिया आपने, भाई इसमें 8 कार्बन एटम तो हैं, आइसो ग्रुप भी दिख रहा है, लेकिन इसमें ना इधर भी ब्रांचिंग कर देते हैं, जबकि अपन को क्या चाहिए था, ऐसे लिख के पूरा 3 कार्बन एटम ये और 5 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन बनाना था, तो अपन उसको आइसो बोलते हैं। लेकिन आइसो ऑक्टेन में अपन ऐसा नहीं बोलते हैं, सिर्फ यही एक कंपाउंड है जिसमें ब्रांचिंग हो जाती है आइसो के साथ, तो वो अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना आप है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। हाँ, अपन तो ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोहेक्सेन। तो अपन कहेंगे आईयूपैक नेम, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना होगा पहले लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉलोज लॉन्गेस्ट चेन। अपन को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बताने के लिए, हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉलोज लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल, इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4 मिलेगा, वो गलत होगा, इधर से करना ठीक रहेगा। ये लो, तो आइसोहेक्सेन का आईयूपैक नेम क्या हो गया, 2 पे मिथाइल और 5 कार्बन एटम, क्या लिखेंगे अपन, 2 मिथाइल पेंटेन। लो मुझसे पहले लिख दिया आंसर किसी ने, तो ऐसे मत करो, मतलब मुझे भी बताने दो, ठीक है ना, मतलब तुम लोग पहले ही बता दोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। मतलब मुझसे पहले आंसर लिख दिया कि सर ये है उसका नाम, फिर ठीक है कोई बात नहीं, अगर नाम मुझे तो अच्छा ही लगा ये तो, कि तुम लोग मतलब पढ़ रहे हो, कि मैं तो समझा ही रहा था, तुमने आंसर भी लिख दिया, ठीक है। तो चलो इसका बताओ फिर, अगर ऐसा है तो इसका बताओ क्या होगा आईयूपैक नेम। तो अपन से कहेंगे आइसोऑक्टेन का आईयूपैक नेम लिखो, या आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखो, ऐसे लिखेंगे। तो बताओ आईयूपैक नेम क्या होगा आइसोऑक्टेन का, इसका तो आपने तुरंत बता दिया, उसका भी बताओ क्या आप करेंगे अपन। तो अपन पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, तो भाई इसमें बताओ अपन, ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या, आप कुछ भी कर लो, 5 से ज्यादा चेन तो नहीं बना सकते आप, है ना, 5 से ज्यादा चेन तो अपन नहीं बता पाएंगे कार्बन का उसमें। तो फिर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे कार्बन का और चेक करेंगे किस तरफ से लोएस्ट सम आता है। लो भाई इसका आंसर भी आ गया, वेरी गुड यार, मतलब आंसर भी बिल्कुल, अब 2-3 आ गए आंसर, फटाफट काफी सारे आंसर आ गए। लो भाई इसको यहां से नंबरिंग करेंगे अपन, 4 और 5 तो लिखेंगे, ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 2 2 और 4 ट्राई मिथाइल आ गया, है ना। और क्या लिखेंगे अपन, पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन आ गया। बिल्कुल भाई, सबने बिल्कुल सही बताया, किसने, किसी ने गलत नहीं बताया, ठीक है ना। तो अपन को आईयूपैक नेम भी आता है, इसलिए मैंने ज्यादा आईयूपैक नेम पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अपने कुछ बच्चे अपने साथ हैं जिन्होंने आईयूपैक शुरू भी नहीं किया है। मैं उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करूंगा, हो सकता है मैं कल कुछ और क्लास प्लान कर लूँ, उसके लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे उनके लिए, मैं करूंगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, बस मुझे थोड़ा सा टाइम का प्लानिंग करना है। तो मैं इसमें अपन लिख सकते हैं भाई, तो अब मुझे ना आइसो एल्केन, अब एक दूसरा होता है, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा ना आइसो, तो अपन ने ब्रांच एल्केन में एक तो आइसो लिखा था, तो इसको अपन ए कर देते हैं, तो बी अपन लिख लेते हैं, दैट इज नियो एल्केन, एक नियो एल्केन भी होता है। तो अब जैसे ना आइसो ग्रुप होता है ना, वैसे नियो ग्रुप भी होता है। नियो ग्रुप क्या होता है, ऐसे नियो ग्रुप जो होता है, जैसे आइसो ग्रुप था ना, ऐसे ऐसे नियो ग्रुप अपन इसको कहते हैं, ये होता है भाई नियो, ये नियो ग्रुप होता है। तो अपन कहेंगे अगर मान लो मैं ऐसे ही लिख दूं, यहां हाइड्रोजन लिखूं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, कितने कार्बन एटम है इसमें, अपन कहेंगे 5, तो नियो पेंटेन लिख दो, लो भाई इसका नाम। और अगर मैंने ऐसे लिखा तो फिर क्या करोगे, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आपने नियो ग्रुप तो लिखा ही हुआ है, इसको नियो ग्रुप कहते हो आप, एक CH3 और लगा देते हैं, तो ये तो हो गया मेरे लिए नियो ग्रुप, क्योंकि ये वाला आपने कहा था कि ये नियो ग्रुप होता है, इसको नियो बोलते हैं, 5 कार्बन थे तो आपने नियो पेंटेन कहा था, तो इसमें अब 5 कार्बन एटम है तो नियो ग्रुप हो गया, लेकिन टोटल कार्बन एटम मॉलिक्यूल में कितने हैं, नियो ग्रुप तो है,
लेकिन कितने कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में? 6, तो अपन कहेंगे नियो हेक्सेन। उसमें क्या, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा है नियो में बस यही होता है। नियो ग्रुप होना चाहिए। अब एक कार्बन और बढ़ाओ तो नियो हेप्टेन लिख दूंगा, और बढ़ाओ ऐसे स्ट्रेट चेन में तो और बढ़ा दूंगा। अब बताओ टोटल कार्बन एटम कितने हैं, तो ऐसे नियो ग्रुप लगा लेंगे। तो ये नियो है, वो अपन को पता चल गया भाई कैसे अपन को लिखना होता है। तो इनको अपन सब्स्टिट्यूएंट जैसे भी यूज करते हैं, राइट ना। नियो ग्रुप इसको बोलते हैं अपन जिसमें 5 कार्बन, एक नियो ग्रुप लगाने के लिए कम से कम 5 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए, इस ग्रुप को कहते हैं नियो। तो अगर मान लो 5 कार्बन एटम थे, यहां पर मैंने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं की क्योंकि ये तो ग्रुप है, जैसे अल्काइल होता ना, इसको मैं मिथाइल कहता हूं, इसको मैं इथाइल बोलता हूं। 2 कार्बन एटम है ना, तो इसको मैं प्रोपाइल बोलता हूं। तो फिर इसको क्या बोलोगे? तो कहूंगा इसको आइसोप्रोपाइल बोलूंगा क्योंकि 3 कार्बन एटम का ऐसा ग्रुप बनाया। तो इसको मैं आइसोप्रोपाइल बोलूंगा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इधर हाइड्रोजन लिखूंगा तो नॉर्मल प्रोपेन बन गया। फिर तो एल्काइल, आइल का मतलब होता है वो कहीं सब्स्टिट्यूएंट जैसे अटैच्ड है, जैसे क्लोरोब्रोमो होता है, ये पूरा ग्रुप वैसे अटैच्ड है। राइट, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन नियो ग्रुप की बात बता सकते हैं, तो अपन को ना ब्रांचिंग बतानी थी। अपन ने आइसो बताया, अपन ने नियो बताया। अब इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड अपन सबको पता है, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या। अब हाँ, ये भी हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा राइट द आईयूपैक नेम ऑफ नियो हेक्सेन, तो नियो के लिए पहले ये ग्रुप बनाओगे, उसके बाद किसी एक चेन को बढ़ाते हैं तो नियो होता है। आइसोहेक्सेन मतलब 1 2 3 4, 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन इज द आईयूपैक नेम ऑफ नियो। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब अपन कहेंगे इसमें मुझे गिवन है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब मैं बता सकता हूं इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन एटम वो होता है जो कार्बन एटम एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री होता है। जो कार्बन 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है वो 3 डिग्री, मतलब 3 साइड से कार्बन एटम से अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड तो 1 डिग्री, एक ही कार्बन 1 डिग्री, ये भी एक ही तरफ से 1 डिग्री, ये तो चारों तरफ से कार्बन से अटैच्ड तो 4 डिग्री, ये भी 1 डिग्री अगर हाइड्रोजन लिख दिया। इसमें इसमें अपन कहेंगे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, दो तरफ से अटैच्ड है ना। ये वाला 4 डिग्री और ये वाला 1, मतलब कोई भी कार्बन एटम कितने तरफ से कार्बन, कितने साइड से कार्बन से अटैच्ड है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। दैट इज द डिग्री फॉर कार्बन, राइट ना। तो अपन डिग्री बता सकते हैं कार्बन एटम का। अब मैं ना एक तो इंटेक्स इसमें कुछ कुछ गिवन है, मैं वो पढ़ता ही जाता हूँ, वो इंटेक्स जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है चलेगा अपन को। राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ आइसोऑक्टेन। देखो उसने पूछा ना इंटेक्स, आइसोऑक्टेन ये उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, और पूछ रहा है कि आप उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी लिखो, लिख देंगे अपन, उसमें क्या है। बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए पहले अपन कहेंगे कि भाई स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 5, ये हो गया। अब अपन इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल ग्रुप मतलब ऐसे लिख दो तो इधर CH3 हो जाएगा, टर्मिनल वाला जहां भी होता है वो CH3 होता है। और 3 कार्बन एटम पे यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 था ऐसे, 1 2 3 4 पे, 4 पे एक ऐसे अटैच कर सकते हैं। लो भाई हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, देख लो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया है ना, तो करने ही समझ में आया ना अपन को कैसे बॉन्ड लाइन बनाना है, वो बना दिया कंडेंस फॉर्मूला भी और ये आइसोऑक्टेन का। अब मेरे पास दूसरा इंडेक्स था, अब मैं इसको हटा दूं नियोन वाले को, नियो वाले को, राइट ना, क्योंकि अपन को पता चल गया कैसे लिखना है। अब दूसरा इंडेक्स अपन को गिवन था, दैट इज कि इसमें राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हो, तो अपन कहेंगे उसमें क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन, ऑफ 6 कार्बन,
ठीक है, अपन को पता है 6 कार्बन एटम कैसे लिखेंगे अपन। भाई एक 6 कार्बन एटम के लिए एक तो ऐसे हो जाएगा नॉर्मल चेन। एक बात अपन को पता है, कार्बन की 4 वैलेंसी अपन को कंप्लीट कैसे करनी है अपन को पता है, हाइड्रोजन से लिखना होता है। इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि दो तरफ से तो ऑलरेडी अटैच्ड, टर्मिनल वाला CH3 और इन बिटवीन वाले CH2। एक तो ये लिखूंगा। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ ना, इसमें ब्रांचिंग कर देता हूँ। ये 5 हो गए, एक ब्रांचिंग इधर लिख लेता हूँ। तो मैं कहूंगा एक ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, वो कैसे पता? तो अपन कहेंगे देखो इसमें तो 3 4 5 6, इसका नाम हेक्सेन होगा, जबकि इसका नाम 1 2 3 4 5, इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन होगा, और इसका नाम 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन होगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अब मैं इसको ऐसे फिर बना देता हूँ, ऐसे ऐसे भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, अभी 5 में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इधर को कर देता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसको फिर इधर शिफ्ट भी कर दिया, तो इधर शिफ्ट करोगे तो ऐसे नाम लिखोगा, तो फिर ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन लिखूंगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे 2 मिथाइल पेंटेन तो हो चुका था, ये था ना 2 मिथाइल पेंटेन। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला एक जैसा है। एक जैसा क्यों? इधर तो इधर डबल कार्बन है, इधर तो इसमें तो इधर को कार्बन एटम है। तो भैया देख के नहीं बताते, किसी को भी अपन नाम से बुलाते हैं, अगर उनके नाम अलग अलग हैं तो भी वो अलग अलग पर्सन है। ठीक है ना, मतलब अगर कोई राहुल खड़ा हुआ है तो राहुल ऐसे खड़ा होगा तो अलग नाम थोड़ी हो जाएगा, और ऐसे खड़ा होगा तो अलग नाम हो जाएगा, है ना? हाँ ट्विंस, ठीक है। तो भाई अब ट्विंस भी, पीयूष भी हो सकता है, तो भाई ये पीयूष है, ये राहुल है, लेकिन ये राहुल है और ये भी राहुल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो ये तो सेम हो जाएगा बेटा, फिर अपन इसको नहीं लिख पाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, पहले 6 कार्बन देख लिया, 4 कार्बन दे 5 कार्बन देख लिया, अब अपन 4 कार्बन के लिए लिखेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन में एक ऐसे लिख लेते हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं, और फिर 4 कार्बन में अपन कहेंगे एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं एक ही कार्बन के पास ऐसे लिख लूं, ये भी हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, क्योंकि इस पर नंबरिंग लिखूंगा तो ये तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा, जबकि ये क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा। ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन है, जबकि ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, डाइमिथाइल ब्यूटेन। इतने ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब 3 कार्बन एटम बनाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूं कि भाई 3 कार्बन एटम बना लेते हैं, तो ऐसे कर लूंगा। अब क्या, अपन कहेंगे फिर उसके बाद किसी एक कार्बन पे ऐसे लिख दूंगा, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं इस पे एक और, तो अपन कहेंगे भैया इसका आईयूपीएक नेम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे लॉन्गेस्ट चेन के लिए, तो ये तो 2,2 डाइमिथाइल हो गया और वो आप लिख चुके। तो कोई भी अलग आइसोमर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आईयूपीएक नेम से। ऐसे नहीं होगा कि अपन ने नाम लिखा और बता दिया। साइक्लोहेक्सेन, हाँ ये कह रहा है साइक्लोहेक्सेन भी लिखूंगा, तो भैया मेरे साइक्लोहेक्सेन जो होगा ना, इसमें अब 6 कार्बन एटम के साथ उसने कहा, तो 6 कार्बन एटम मतलब इसका फॉर्मूला ये होगा। और अगर मैं साइक्लोहेक्सेन लिखूंगा ना तो उसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये तो अलग अलग हो गए फिर दोनों, एक जैसे थोड़ी हुए फिर, राइट ना? क्योंकि साइक्लिक रिंग बनाने के लिए अगर मुझे इसका रिंग बनाना है ना, जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है ना तो इनसे एक एक कार्बन एटम कम करना होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी थोड़ी एक्सटेंड कर सकता है, तो ये जुड़ेंगे। तो कार्बन जब आपस में जुड़े होंगे तो उनके पास 2 ही हाइड्रोजन हो पाएंगे ना फिर। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर रिंग बनाना है तो 2 हाइड्रोजन कम करने होंगे, तो फॉर्मूला नहीं होगा, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर। तो उसने अपन को बोला था राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एल्केन ऑफ 6 कार्बन एटम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, तो अपन ने स्ट्रक्चर लिख दिया भाई। क्लासिफाई देम एज अ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, तो ये भाई स्ट्रेट चेन हो गया, ये ब्रांचिंग हो गई, ये भी ब्रांचिंग, बाकी सब ब्रांच चेन ही था। ये वाला स्ट्रेट चेन में था, और ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, क्लासिफाई भी कर दिया। यही तो पढ़ा अपन ने कि स्ट्रेट चेन में, अगर स्ट्रेट चेन है तो उसमें ऐसे बीच में कहीं ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए एल्काइल ग्रुप की। आपने 6 कार्बन एटम लिखा था,
इसलिए मैंने बोला अच्छा अच्छा, तूने कहा कि सारे 6 बता दो भाई, रिंग विंग सब, हाँ समझ गया मैं। अब इंडिकेट करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम, कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 4 डिग्री कार्बन एटम है, बाकी किसी में भी 4 डिग्री नहीं, वो कर लेंगे अपन को प्रॉब्लम। सॉर्ट आउट द स्ट्रक्चर विद विच कंटेन क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी मतलब क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 4 डिग्री वाला कार्बन एटम, ये है 2,2 डाइमेथाइल प्रोटीन जिसमें 4 डिग्री कार्बन एटम। ये टर्शरी कार्बन एटम है जो 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड होते हैं, जो 2 तरफ से कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, और क्वाटरनरी का मतलब हो गया 4 डिग्री, तो वो होता है। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है, समझ में आया ना। अब अपन आगे देखते हैं, आगे इसमें लिखा है आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, ये आइसोमेरिज्म ही तो है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो मैं इसको हटाता हूं और फिर अपन देखते हैं भाई आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। अपन तो अपन कहेंगे आइसोमेरिज्म का मतलब, जैसे अपन ने मान लो ये लिखा हुआ है ना, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं अपन, तो अपन कहेंगे देखो भाई आइसोमेरिज्म का मतलब होता है द स्ट्रक्चर which have same molecular formula। मॉलिक्यूल लिखें तो स्ट्रक्चर को लिखें, पहले मॉलिक्यूल लिखें, तो मॉलिक्यूल which have same molecular formula but different structures are called isomers। Structure is called isomers। तो वैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल ही तो लिखा था भाई, यहां पर क्या था, जो भी लिखे हुए ना सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H14। ये देखो इसमें भी C6H14 है, ये CH3 था। तो अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 + 6 14 होगा। इसमें इसमें अपन कहेंगे CH3 CH2 CH2, कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए तो एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ CH3 यहाँ CH3, इधर भी 16 हाइड्रोजन एटम एंड 6 कार्बन एटम। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर है कैसे पता चलेगा, आइए पहले से आर कॉल्ड isomers। The phenomena of writing these isomers is called isomerism, and the phenomena is called isomerism। ठीक है ना, तो इसको अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन ने लिख लिया कि भाई कैसे आइसोमेरिज्म अपन को लिखना होता है, वो अपन को पता चल गया। तो अपन एक एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल ही लिखे हुए हैं, तो अपन ब्यूटेन लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि अगर स्कूल में लिखना पड़ा तो अपन थोड़ा छोटा एग्जांपल। तो C4H10 है, तो एक कार्बन एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसमें अपन ब्रांचिंग कर देते हैं। लो भाई दोनों के नाम अलग अलग होंगे, ये नॉर्मल, ये सिर्फ ब्यूटेन है, ये 2-मिथाइल प्रोपेन है, 2-मिथाइल प्रोपेन, तो उसके अलग अलग नाम होंगे तो वो आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, ऑब्वियसली बात है, उनमें ब्रांचिंग हो गई तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिफरेंट होगी। सो आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन में अपन लिख देंगे, द मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमर्स। वैसे मैंने वो भेजा हुआ है आपको एक बंच स्कैन करके, उसमें आइसोमरिज्म वगैरह का डेफिनेशन वगैरह कितना लिखना है, एग्जांपल कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया। मैं टर्म समझा दूं आपको, ताकि आपको जब आप पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ टर्म्स मुझे पता है, सर ने बता रखा है कि टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। दूसरा अपन लिखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है भाई, अच्छा आइसोमरिज्म में अभी और भी है। आइसोमरिज्म में जैसे स्ट्रक्चर अभी अपन ने लिखे थे कि भाई पेंटेन था तो C5, अगर अपन को पेंटेन लिखा है तो पेंटेन का मतलब है कि CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो पेंटेन मतलब C5 होगा तो H12 होगा। ठीक है भाई, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो अपन कहेंगे पहले स्ट्रेट चेन बना देते हैं, फिर ब्रांचिंग कर लेते हैं। ये लो भाई इसकी ब्रांचिंग। अब अपन कहेंगे अच्छा इसको ऐसे कर लें क्या, तो अपन कहेंगे भैया
ये एक ही बात है दोनों। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 है और ये भी 1 2 3 4 है। सो ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, वो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो दोनों में से किसी एक को ही काउंट कर पाऊंगा। तो फिर अपन कहेंगे इसको हटाते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो अलग हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। भाई या तो अपन नियो पेंटेन बोले या फिर 2 2, बट आईयूपैक नेम विल बी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये तीन हो गए इसके, ये आइसोमर्स हो, तो अपन आइसोमर्स बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइसोमरिज्म की बात करनी है अपन को, तो देखो इसमें ना आइसोमेरिज्म की बात करनी है। अब मैं एक बार देख लूं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तो अपन को तो बहुत सारा पढ़ना है। अब राइट द कार्बन स्केलेटल ऑफ ऑल 18 आइसोमर्स ऑफ ऑक्टेन। इतना बड़ा कौन करेगा सॉल्व? 18 आइसोमर्स ऑफ ऑक्टेन, ये आप सॉल्व कर लेना खुद ही। भाई उसके 18 आइसोमर्स होंगे तो इतना सारा कौन सॉल्व करने वाला है? तो 18 आइसोमर्स लिखेंगे एक कंपाउंड के, तो आप आराम से बैठ के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म करना है। भाई आइसोमेरिज्म ना डिफरेंट टाइप से होता है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो आइसोमेरिज्म दो टाइप से क्लासिफाई होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी जो डिस्कस होगा ना, और दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो मोस्टली अपन 12th में डिस्कस करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो इसमें भी है, तो अपन बताएंगे। स्ट्रक्चरल में तीन टाइप्स होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अपन लिखेंगे द आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख लेता हूं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे अभी अपन ने लिखे थे, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उनको कहते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है? तो अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। मैं बताऊंगा कैसे, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। उनको अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये जो होता है ये तीन टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक तो चेन आइसोमर होता है, दूसरा पोजिशनल आइसोमर होता है, और थर्ड होता है दैट इज अपन कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप्स होता है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, और दूसरा अपन लिखते हैं दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे लिखना। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, तो इतना टाइप से अपन को लिखना होता है। तो अब मैं इसमें क्या बता देता हूं, जैसे चेन आइसोमर है, तो चेन आइसोमर का मतलब है जिसमें वर्ड रूट चेंज हो जाए, वर्ड रूट चेंजेस, उनको कहते हैं अपन चेन आइसोमर्स। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, इसका ब्यूटेन है, इसका प्रोपेन है, क्यों? 2 मिथाइल प्रोपेन लिखूंगा ना इसको, दैट इज वर्ड रूट इज डिफरेंट, ठीक है ना। अगर वर्ड रूट चेंज होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या होगा? पोजीशन ऑफ ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट चेंजेस, व्हेन पोजीशन ऑफ ग्रुप चेंजेस। अब वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जैसे ऐसे लिखा। एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें, तो इसमें एग्जांपल लिखूंगा तो एक एग्जांपल मैं ऐसे बता देता हूं, और इसमें एक बार ऐसे लिख देता हूं, ये इसका एग्जांपल हो जाए। दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसका एग्जांपल आइसोमर जो लिखना है वो अपन ऐसे लिख लें। तो अपन को पता है ये 1 ब्यूटीन होगा, ब्यूट 1 इन, बिकॉज 1 कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, और ये सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड, तो ये 2 ब्यूटीन। फंक्शनल आइसोमर का मतलब हो गया आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, हैव डिफरेंट फंक्शनल, ठीक है ना।
वो आइसोमर जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, तो एग्जांपल इसमें भी लिख लेता हूं। लो भाई, कैसे? अगर मैं किसी को ऐसे लिखता हूं और ऐसे लिखता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर टर्मिनल एंड पे CHO होता है तो वो एल्डिहाइड होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गई। लेकिन अगर टर्मिनल पे नहीं होगा, बिटवीन द कार्बन एटम होगा, दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे, तो फिर वो कीटोन होता है। बिल्कुल कीटोन होगा। कुछ कुछ लोग बताए भी जा रहे हैं कि सर ये कीटोन है, ये एल्केन, वो बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, और तुमने पढ़ रखा है, मुझे भी अच्छा लगा। तो अपन क्या करेंगे, दूसरा चेक कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये अल्कोहल, तो ये तो अल्कोहल हो गया क्योंकि OH लिखा अपन ने, तो अपन इसके लिए ईथर बता देंगे। कैसे भाई, देख लो, अपन वैसे बता देते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये अलग। तो अपन इसको बता दिया भाई, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है आइसोमर्स में, तो अपन उसे फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जैसे थोड़ा आइडिया है अपन को, सिजर ट्रांस क्या होता है, उसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स प्लेन, अपन को जरूरत है इसकी, हटाओ तो इसको, हाँ, टू बी स्टडीड इन 12th, हटा देते हैं, उसमें लिखा हुआ टू बी स्टडीड इन 12th, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइन। अब मेरा मतलब यह है कि ऐसा ना हो इसकी वजह से तुम उस पर ध्यान ना दो, मुझे वो चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, तो 12th में पढ़े। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, कैसे डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन 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 में, और जो ग्रुप, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में होगा, और जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है, एक ही इंडिविजुअल कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, वो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जो इस कार्बन पे, एक पर्टिकुलर कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक तो इस पे होना ही चाहिए। मतलब मान लो अपन ने H लिखा और इधर CH3 लिखा, तो अपन कहेंगे अच्छा ये एडजेसेंट साइट है, तो इसको सिस बोलेंगे, अपन ने उसमें पढ़ा हुआ है केमिकल। और अगर इसको वहां लिखूंगा और इसको ऐसे लिखूंगा, तो अपन कहेंगे ये तो अपने लिए ट्रांस हो गया। अब तुम एक बात देखो, इसमें स्ट्रक्चर इज सेम भाई, सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन मैंने चेंज नहीं किए, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन आप ब्रेक कर रहे थे, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके आइसोमर बना रहे थे। इसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके इधर बनाया आपने नया, आपने इधर भी इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके उधर लगाया। मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक करके कोई नया आइसोमर बनाओगे तो स्ट्रक्चरल है, और बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हो, उनके पोजीशन सेम है, लेकिन एटम के पोजीशन को चेंज कर रहे हो, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। इसमें दोनों CH3 इधर है, जबकि इसमें दोनों CH3 ऐसे अपोजिट है, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। उनको कहते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स, उसको अपन कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं भाई ये स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है। अब इसमें ना एक चीज होता है, अब इसमें ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, अदरवाइज नॉमेनक्लेचर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन ऑफ इथेन गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे ख्याल से इसमें अब जो पार्ट होगा ना, अब आप इसमें अपने आप देख लेना, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं, आप उसमें पढ़ना क्वेश्चन आंसर्स को, तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। अब मुझे बताना था कंफर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन एक ऐसे मॉलिक्यूल होगा, कंडेंस फार्मूला विल बी लाइक दिस, ये इथेन होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इथेन में जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इथेन का अपन ऐसे भी डैश, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखा अपन ने, डैश वाला स्ट्रक्चर भी देखा अपन ने। अब दोनों ही कार्बन एटम sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। अगर दोनों ही कार्बन एटम sp3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर, भाई ये कार्बन है और ये वाला कार्बन एटम है, इसका एक हाइड्रोजन एटम, इसका बाहर की तरफ एक हाइड्रोजन होगा, इधर अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन होगा। ये वेज डैश आपको पता है,
ये डार्क, ये वाला बॉन्ड मतलब अपनी तरफ और ये वाला बॉन्ड मतलब थोड़ा बोर्ड के अंदर है। इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, इसका मतलब अपन को पता है क्या होता है, और ये अपन ने पढ़ रखा है। ये भी sp3 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा। अब इसको देखने का जो तरीका होता है ना, उसको अपन कहते हैं प्रोजेक्शन। जरा देखने का तरीका अपन देखें कि क्या देख रहे हो आप, तो पता भी चले कि भाई देखने का तरीका मतलब क्या बोल रहे हो आप। अभी देख मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना ऐसे गिवन है, ठीक है ना, मेरे पास ऐसे गिवन है, एक CH3, मैंने ये टेट्राहेड्रल बना रहे हैं अपन, ये टेट्राहेड्रल बन गया अपने पास। देखो भाई अपन को टेट्राहेड्रल दिख रहा है, सब लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी ले लेंगे, उसमें ऑफलाइन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे उसके लिए, तो ऑफलाइन में मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी दे सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई इसमें ना देख, अब ये टेट्राहेड्रल हो गए, इस कार्बन से कितने, ये वाला कार्बन एटम है, इससे हाइड्रोजन 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 और ये दूसरा कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम पे भी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन उस पे, इस पे, तीन हाइड्रोजन इस पे। अब इधर तुम देखोगे ना, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन में। पीछे की तरफ भी ये वाला हाइड्रोजन एटम है ना, और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन में। इसका मतलब है दो से ज्यादा हाइड्रोजन कभी एक ही प्लेन में नहीं आ सकते, और तीन से ज्यादा बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला और ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसको कि भाई ऐसे बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा कि ये कहाँ है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। मैं थोड़ा ना इसको ऐसे दिखाना चाहूंगा आपको, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके, तो सारे बॉन्ड दिखेंगे आपको। अच्छा अच्छा, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हो, मतलब आप ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है, तो लिख दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप इसको कार्बन, आप कह रहे हो ये वाला हाइड्रोजन एटम और इधर भी एक कार्बन है और ये वाला हाइड्रोजन एटम, दोनों एक ही प्लेन में है। अब आप कह रहे हो कि एक हाइड्रोजन एटम इधर की तरफ है और एक हाइड्रोजन एटम अंदर की तरफ है, ऐसे, और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ है और एक हाइड्रोजन एटम अंदर की तरफ है, आप ऐसे बोलना चाहते हैं। हाँ यही बोलना चाहता हूँ ऐसे। तो अपन कहेंगे अच्छा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बता दो कि भाई इधर ये बाहर की तरफ वाला हाइड्रोजन एटम हो गया तुम्हारी तरफ, ये तुमसे दूर, ये बोर्ड के प्लेन में है और ये भी बोर्ड के प्लेन में है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है दोनों, ये बोर्ड से बाहर है दोनों तुम्हारी तरफ, और ये बोर्ड से अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, उसमें क्या। अच्छा मैं चाहता हूं आपकी मतलब क्या ना, कि इस कार्बन को ऐसे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में आराम से रोटेशन होता है कार्बन, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा रोटेट कर दिया जाए 60 डिग्री ऐसे। अच्छा 60 डिग्री रोटेट करोगे तो सारी बॉन्ड, फिर ये प्लेन में नहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा, और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाले फिर इधर वाला भी रोटेट होगा, तो फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो चलो रोटेट करके देखते हैं, पर कैसे बता रहे हैं, पहले अपन रोटेशन, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि आप मुझसे चाहते हो रोटेशन के लिए कि मैं ना इस कार्बन को, अच्छा सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री रोटेशन होता है, वो क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सर्कुलर डिस्क ऐसे ले लेते हैं, व्हील टाइप पे ले लेते हैं, उसमें ये एक्सेल डालते हैं और इधर भी एक एक्सेल डालते हैं, तो ये ना एक्सेल जैसे काम करेगा, तो अपन एक को पकड़ के दूसरे को आराम से ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। आपको ऐसे सर्कुलर डिस्क डाल दो, इसमें इसमें भी एक डिस्क डाल दो, तो एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट आराम से होगा। लेकिन अगर अपन डबल बॉन्ड ले लें, कैसे, ऐसे करते हैं, मतलब एक सर्कुलर डिस्क लिया और उसमें ये दोनों होल करके ये दोनों उसमें डाल दिया, और इधर भी एक और सर्कुलर डिस्क लिया, उसमें भी होल करके इसमें ऐसे डाल दिया। अब अपन ऐसे नहीं कर सकते कि एक को पकड़ते हैं दूसरे को रोटेट करते हैं, अब नहीं होगा रोटेट, होगा तो टूट जाएगा। एक में तो ऐसे था कि अपन को पता है कि होल करोगे आप तो रोटेट हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने दो लकड़ी लेके सर्कुलर डिस्क में डाल के और एक को घुमाना चाह रहा था, तो वो घूमेगा नहीं, एक को फिक्स करके दूसरा नहीं घूमेगा। हाँ बिल्कुल, केमिकल बॉन्डिंग बताया था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे कि भाई देख मैं चाहता हूं कि इधर ना कार्बन ऐसे है, इसको मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं, ये भी sp3 था, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको ना, आप अज्यूम कर लो कि 180 डिग्री रोटेट करना चाहता हूं। अच्छा 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन तो नीचे आ जाएगा, तो फिर बाकी दो हाइड्रोजन एटम, तो फिर कहेंगे एक हाइड्रोजन एटम ऐसे हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा।
तो अपन कहेंगे अच्छा तो ठीक है, थोड़ा मतलब आप बोल रहे हो तो इसको 180 डिग्री रोटेट करके अज्यूम कर लेता हूँ, ये ऊपर की तरफ था तो 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन एटम जिसको ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो फिर बी वाला बाहर आ जाएगा और ए वाला अंदर चला जाएगा अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और ये वाला हाइड्रोजन एटम नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन कहते हैं सॉहर्स अरेंजमेंट, प्रोजेक्शन। अब भैया ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि हॉर्स हो गया, उसकी टांगे हो गई, उसका सिर हो गया, उसकी पूंछ हो गई, ऐसा कुछ नहीं। सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते ही है, इनको बोलते हैं अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो मैं लिखूंगा ये है सॉहर्स प्रोजेक्शन। और सॉहर्स प्रोजेक्शन में जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे, हाइड्रोजन के बॉन्ड एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, जब एक दूसरे से पैरेलल होते हैं तो उसको कहते हैं अपन एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। और जब वो पैरेलल नहीं होते हैं तो उसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लिया मतलब समझ में आ गया कि भाई क्या करना चाह रहे हो आप। मैं स्टैगर्ड और वो फॉर्म दोनों अपन ने पढ़ लिया। अब अगर मान लो मैं इसको ना, अपन कहेंगे थोड़ा मतलब बॉन्ड आपने बना के दिखाए, ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए और सभी में 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल है, और इसमें भी वही है बॉन्ड एंगल है, तो दोनों ही sp3, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो इसका अरेंजमेंट अगर 180 होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अपन कहेंगे ना इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाओ, मतलब इसको तो अपन कहेंगे अच्छा और अच्छे से देखना है तो चलो न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख लेते हैं। इसको कहते हैं अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखा दो। तो न्यूमैन क्या बोलता है कि देखो भाई, अगर आपको प्रोजेक्शन देखना है ना तो आप क्या करो, ये जो आपने ऐसे लिए थे, ये जो बनाया था ना आपने ऐसे 1 2 3 ऐसे, जो आपने ऐसे बनाए थे टेट्राहेड्रल फॉर्म में, आप इसमें क्या करो, अब वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ये ऐसे थे, ये इधर था, ये इधर था, तो ये वाला था। वो कह रहा है कि आप ना ऐसे देखो, अब इसे ऐसे देख लेते हैं, हमें क्या पता। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ऐसे देखूंगा तो इधर वाला तो दिखेगा मुझे CH बॉन्ड, इधर वाला कहाँ दिखेगा, ये तो पीछे छुप गया। अच्छा, फिर इधर वाला दिखेगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा ऐसे इधर वाला दिखेगा लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा फिर मुझे। तो वो कहता है ठीक है, एक काम करो, आप पीछे वाले कार्बन एटम के लिए रिंग बना, बैक साइड कार्बन एटम को दिखाने के लिए, ये बैक साइड कार्बन एटम, इसके लिए अब रिंग बना। और बाहर वाला कार्बन एटम तो पूरा दिख रहा था ना वो, हाँ तो उसके बॉन्ड बना दो। वो कर रहा है, ये बाहर वाला कार्बन एटम है, इसके तीनों हाइड्रोजन मुझे दिख रहे थे, पीछे वाले कार्बन एटम के तीनों हाइड्रोजन नहीं दिख रहे लेकिन वहां पर हाइड्रोजन है, तो वो ऐसे लिख दे रहा है, ये पीछे वाले कार्बन एटम, पूरा बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, बना पूरा बॉन्ड नहीं बनाया ना, थोड़ा सा बनाया, वो रिंग से अटैच्ड है ऐसे, तो अपन को पता चल गया ना। अब वो कह रहा है कि आप इसे रोटेट करो, पीछे वाले कार्बन एटम को कितना, 60 डिग्री रोटेट करो। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आगे वाले को फिक्स रखते हैं, पीछे वाले को रोटेट करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर वो मुझे ऐसे दिखेगा, 60 डिग्री रोटेशन ऑफ बैक कार्बन एटम। तो अपन कहेंगे ठीक है, आगे वाला तो ऐसे ही रहेगा लेकिन पीछे वाला इधर आ जाएगा ना 60 डिग्री के बाद, वो 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में कितना बॉन्ड एंगल होगा, 180, बोलने की जरूरत ही नहीं, टोटल 360। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, इसके बीच में और इसके बीच में, तो अपन कहेंगे ये 60 डिग्री है, उसको अपन लिखते हैं, उसका नाम भी देते हैं अपन, जितना एंगल होता है ना इन दोनों के बीच में, आगे वाले कार्बन एटम की ये बॉन्ड लाइन और पीछे वाले कार्बन एटम की बॉन्ड लाइन, इन दोनों में जितना एंगल होगा ना उसको अपन नाम भी देते हैं डाईहेड्रल एंगल।
अगर 60 डिग्री होगा तो ऐसे दिखेगा, क्या नाम देंगे, डायहेड्रल एंगल। फिर मैं 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो अपन कहेंगे अच्छा, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर तो सेम बन जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा वो तो ऐसे, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें ऐसे कर लो, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, फिर वो ऐसे आ जाएगा। और रिंग का साइज जरूरी नहीं कि एक जैसा दिखे, तो कितना भी दिखेगा फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, फिर वो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 60 + 60 अब तो 120 हो गया ना। हाँ, 2 ही प्रोजेक्शन पढ़ने हैं अपन को। और अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे फिर ऐसे बन जाएगा, लेकिन अब 180 हो गया। और अपन कहेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को जब इसमें बॉन्ड एक दूसरे के पीछे होते हैं ना, तो इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये अपन ने एक्लिप्स फॉर्म बनाया था। और किसी भी एक्लिप्स को जब 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो अपन कहेंगे ये तो ऐसे ही तो इधर दिख रहा था जैसे इधर दिख रहा है, इसके प्रोपेन नहीं सारे ही होंगे। अब अगर उसमें गिवन है तो अपन पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे, छोड़ देंगे ना अपन, है ना। अगर मतलब अपने सिलेबस में होगा तो अपन पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों फालतू परेशान होना, है ना। प्रोपेन क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाऊंगा तुमको, चिंता मत करो, तुम लोग खुद ही कह दोगे सर परेशान मत करो हम लोग को, ठीक है ना। अभी मुझे स्कूल का ओके सर, अभी बोल दे। ठीक है ना, ठीक है। नहीं सर मैं पूछ रही थी डायग्राम के बारे में, चलेगा ना, अभी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग जो पूछोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो जो पूछोगे ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोऑक्टेन भी बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं तो जब पढ़ाऊंगा। अभी अपन बस टेंशन है अपन को कि तुमको सीख जाओ बस, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें मुझे भी लिमिटेशन है ना बोलने के लिए, कि मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि वर्ड बोलूंगा तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए ना बच्चों को, तब तो मजा आएगा। अभी तो बस ये है कि कम बोल के स्कूल का पढ़ाओ भाई। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन कहेंगे देख भाई 60 डिग्री से, फिर मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा, तुम जैसे कहोगे भाई मैं तो 180 पूरा रोटेट कर दूंगा। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, ये एक्लिप्स फॉर्म है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अपन एक बाय डेफिनेशन बोल रहे हैं कि जो एक्लिप्स फॉर्म होता है जब उसमें किसी एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करोगे, किसी को भी, पीछे वाले को भी कर सकते हो, आगे वाले को भी, किसी एक को रोटेट करोगे 180, तो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड, राइट। अब अगर प्रोपेन की बात करोगे तो यहां CH3 लिख देना, ये हो गया प्रोपेन। अब इधर प्रोपेन लिख दो, पीछे वाले कार्बन एटम को CH3 लिख देता हूं, ले प्रोपेन हो गया अपने पास। अपन को क्या, पीछे वाला कार्बन एटम इधर, ये लो प्रोपेन हो गया। लेकिन मैं हटाने वाला हूं प्रोपेन को, है नहीं नहीं, टॉर्शनल अभी बताता हूँ, डायहेड्रल एंगल और टॉर्शनल क्या होता है, रुको अभी बताओ। अभी पूछा था ना अपन, ये हटा लें पहले अपन अपना काम। अच्छा देख, अब अपन क्या करेंगे, मैं प्रोपेन को हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ, मुझे इथेन ही बताना है, अपने सिलेबस में इथेन है तो अपन क्यों प्रोपेन के बारे में सोचे, है ना, तो ऐसे पड़ता है। अब अपन कहेंगे देखो भाई ये लेस स्टेबल है, ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन, मेनली ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। और इसमें एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, वैसे अपन एंगल स्ट्रेन इसमें कम होगा वैसे, इसमें ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन होता क्या है। मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है ना, हाँ भाई कुलकर्णी, कोई डाउट है वेदांत? ओ सर। बोलो बेटा, कोई नहीं है या है? सर नहीं, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ वो सुनाई नहीं दिया था ना, तूने पहले ही बोल दिया था कि नहीं है डाउट, चलेगा कोई बात नहीं।
वो भी पहली बार देखा मैंने, तो वैसे नहीं तो देखता भी नहीं वो रेज हैंड वाला पार्ट, तो अभी दिख गया क्योंकि वो बोर्ड वाला पार्ट है ना, मुझे भी थोड़ा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम। अपन क्या करेंगे अब, ये स्टेबिलिटी, अब टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करते हैं। पता है क्या होता है, ये ऐसे बॉन्ड थोड़ी होता है, ये तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। अच्छा ठीक है, अब अपन से कह रहा है कि और भी वर्ड है, तो मैं वर्ड बताता हूँ, तुम मतलब वेट करो 1 मिनट। स्क्यू फॉर्म, गॉची फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, सब बताता हूँ। पहले अभी क्या कर ले अपन, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। तो अपन ने ये लिख लिया भाई, दोनों लिख लिया अपन ने, कौन क्या, ये क्यों स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये क्यों स्टेबल होता है, वो अपन ने देख लिया। अब मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ठीक है। अब देख टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, तुम जो कहोगे सब लिखता रहूंगा, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, द रिपल, द स्ट्रेन ड्यू टू a repulsion between the electron of bonded pairs। अच्छा ये भी होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, तो पहली बार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ पहली बार पढ़ेंगे अपन को। क्या अब पता क्या है, ये जब ये एक ही प्लेन में होंगे ना, 1 मिनट रुको ना, बना लो तो फिर अपन समझ जाएंगे फटाफट, ठीक है ना। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। अब जब एक ही प्लेन में होंगे ना, तो देख ये इसको यहाँ रिपल्शन कर रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे लाइन थोड़ी होते हैं, तो क्लाउड होते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मैंने पढ़ रखा है। sp3 ओवरलैपिंग होगा ऐसे क्लाउड, और ये sp3s ओवरलैपिंग होगा। हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना पहले हो जाता है अदर एटम आने के पहले, ये अपन को अच्छे से पता है, काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये ना ऐसे, अगर ऐसे क्लाउड्स होंगे तो इन क्लाउड के बीच में रिपल्शन होगा, इस क्लाउड के बीच में भी रिपल्शन होगा ऐसे। अब अगर ये एक ही प्लेन से ये भी रिपल करे और ये भी रिपल करे, तो बेचारा बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो अगर थोड़ा रोटेट कर दो तो ये इधर से रिपल्शन करेगा, ये इधर से रिपल्शन करेगा, थोड़ा कम हो जाएगा रिपल्शन, क्योंकि एक ही प्लेन से अगर दोनों ही रिपल करेंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है ना, उसको कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। होगी ना, बहुत कम होती है लेकिन होती है। अब अपन क्या कहेंगे, जैसे ही है इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, अपन ने भी लिखा था कि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरीज, मैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा हूं, इसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरीज ज्यादा होती है इससे। मतलब इथेन में टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से एक्लिप्स फॉर्म 3 किलो कैलोरीज कम स्टेबल होता है स्टैगर्ड से, और उसका रीजन होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। ठीक है, इसमें नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बॉन्ड ऐसे क्या कर दिए, आप एक ही प्लेन में नहीं थे ना, अब इधर हो गया, तो ठीक है, थोड़ा सा इधर रिपल्शन कम हो गया, काफी रिपल्शन कम हो जाएगा। ये इस प्लेन में रिपेल करेगा, ये इस प्लेन में रिपेल करेगा, ये ऊपर वाले प्लेन में तो अलग अलग हो जाएगा, तो फिर उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा। सो द स्ट्रेन ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्डेड पेयर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब एंगल स्ट्रेन बता दो, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, एंगल स्ट्रेन बता देता हूं। इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, बिकॉज एनी डेविएशन of angle between carbon atoms from 109.28 minutes is called angle strain। जैसे अपन कहेंगे भाई एंगल स्ट्रेन, मान लो कार्बन एटम है, तो अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे की बनी, तो साइक्लोप्रोपेन है 3 मेंबर्ड रिंग, इसमें एंगल स्ट्रेन का कोई मतलब नहीं होता, इसके लिए एंगल स्ट्रेन नहीं होता। तो इधर क्या है, 60 डिग्री होता है भाई। अब ये वाला बॉन्ड एंगल मिला के 180 तो होगा, तो ये 60 होगा, तो फिर ये
ये 90 होगा। तो अपन कहेंगे इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है इसमें, क्यों? क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है ये वाला, तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसे लिखें 5 मेंबर्ड वाला ऐसे, तो अपन कहते हैं फिर तो ये 108 होता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, इसमें ज्यादा है इससे। तो एनी डेविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम दिस नंबर बिटवीन द कार्बन एटम इट विल कॉज द एंगल स्ट्रेंथ। अब अपन बात करते हैं दूसरी। तो पहले मैं इसको हटाता हूं, अब वो दूसरा डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे किसी ने लिखा था कि सर जरा वो, जैसे आपने ये एक्लिप्स्ड बता दिया, स्टैगर्ड बता दिया, ऐसा भी नाम आता है गॉची फॉर्म। तो देख भाई, रोटेशन ऑफ कार्बन एटम, रोटेशन ऑफ कार्बन एटम, यहां पर जो कार्बन एटम है, रोटेशन ऑफ कार्बन एटम है टू एनी साइड at 60 degree angle from eclipsed form will always generate गॉची फॉर्म। इसको कहते हैं गॉची। मतलब आप चाहे पीछे वाले कार्बन एटम को 60 डिग्री इधर को रोटेट कर लो या उधर को रोटेट कर लो, जो बनेगा, जो एक्लिप्स अपन को क्या बने, इसमें जो कार्बन एटम है ना कन्फर्मर में, प्रोजेक्शन में, उस कार्बन एटम को, किसी भी एक कार्बन एटम को, या तो ये वाले को 60 डिग्री रोटेट कर लो या पीछे वाले को। तो आप इसको इधर 60 करो या इधर 60 डिग्री करो, रोटेट करोगे तो जो नया फॉर्म बनेगा ना उसको कहते हैं अपन गॉची फॉर्म। ठीक है भाई। तो ये स्क्यू फॉर्म क्या होता है? तो अपन कहेंगे फुली इक्लिप्स्ड को किसी भी एंगल पे रोटेट कर दो। अच्छा 0.5 चलेगा? हाँ 0.5 भी चलेगा। इसमें एग्जैक्टली ये बॉन्ड और ये पीछे वाले बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट थोड़ा, मतलब डाइहेड्रल एंगल जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी लिखो, डाइहेड्रल एंगल जीरो के अलावा कुछ भी लिखो, जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो प्रोजेक्शन बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। अब मैं तो पढ़ा रहा होता तो मैं तो स्क्रू फॉर्म बोलता हूं। वो स्क्रू मतलब कितना भी घुमाओ, गॉची मतलब 60 घुमाना है भाई। तो स्क्रू फॉर्म अपन को याद हो गया, स्क्रू मतलब कितना भी रोटेशन करो तो स्क्रू फॉर्म हो जाएगा। और 60 डिग्री पे मैं स्क्यू एंड गॉची फॉर्म दोनों ही बोल सकता हूं। भाई 60 डिग्री पे मैं स्क्यू फॉर्म भी बोल सकता हूँ, गॉची फॉर्म भी बोल सकता हूँ, लेकिन गॉची को स्क्यू नहीं बोल सकता हमेशा। गॉची को स्क्यू बोल सकता है, स्क्यू को हमेशा गॉची नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि गॉची सिर्फ 60 डिग्री पे होता है, जब आप फुली इक्लिप्स को 60 डिग्री आइदर साइड, किसी भी साइड रोटेट कर सकते हो आप, सिर्फ 60 डिग्री। ठीक है। सो एनी डाइहेड्रल एंगल एक्सेप्ट जीरो is called स्क्यू फॉर्म। लो भाई ये स्क्यू फॉर्म, ये अपना स्क्यू फॉर्म। तो ये अपन ने स्क्यू फॉर्म बता दिया कि ये भाई स्क्यू फॉर्म होते हैं। तो अब आपके कंफर्मेशन आइसोमर में जितने पार्ट थे मैंने सारे बता दिए, जो जो टर्म यूज हो रहे थे उसमें सारे बता दिए। आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कन्फर्मर्स होते हैं। ये स्क्यू कन्फर्मर्स मतलब आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करोगे तो उसको स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। मेरे ख्याल से अपन को कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आप एक बार पढ़ लेना बाद में, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो अपन पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब एल्काइल ग्रुप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अपन को पता है क्या होते हैं, है ना। एल्काइल ग्रुप अपन को पता है, मैंने अभी भी बताया कि किसी भी को भी, जैसे मैंने यहाँ पर इथेन लिखा, किसी भी ग्रुप में से मैंने यहाँ पर इथेन लिखा, ये इथेन है, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन को हटा दो, किसी एक हाइड्रोजन को हटा दो,
दोनों में से किसी से, तो ये इथेन की जगह क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। अगर मेरे पास ये ऐसे गिवन है, ये ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटेन है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं तो इसमें आइसो ग्रुप आ गया, इसको मैं आइसोब्यूटाइल बना दूंगा। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे फिर आपने 3 डिग्री कार्बन एटम से आपने हाइड्रोजन हटाया, तो मैं इसको टर्शरी, क्योंकि यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ये तो ब्यूटेन था, मिथाइल ब्यूटेन, तो अगर 3 डिग्री कार्बन एटम से आपने हटाया हाइड्रोजन एटम, तो इसको अपन कहेंगे टर्शरी ब्यूटेन। तो किसी भी जिसमें एन लगा हुआ था उसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो उसको कहते हैं अपन आइल ग्रुप, YL। मतलब अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि अगर CnH2n+2 ये है तो एन है, और अगर CnH2n+1 है तो इसको आइल बोलते हैं। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, ऐसे बता देंगे तुम भी, ठीक है। तो अपन को पता है एल्काइल ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, आप लिखो। और ये IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अपन सबको याद है, ठीक है, और याद नहीं है तो याद करो। अब देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं। मैंने ना वैसे तो प्रिपरेशन के लिए एक चार्ट टाइप का उसमें भेज रखा है, वेरी फर्स्ट पेज पे वो चार्ट टाइप का है प्रिपरेशन का, शॉर्ट में मैंने चार्ट बनाया हुआ है उसमें, मतलब जो भेजा है तुमको उसमें बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया, मैं तो अपन तो लिखेंगे बहुत सारा, अपन को इसके हिसाब से पढ़ना है। एक तो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस अनसैचुरेशन का मतलब हो गया मेरे पास कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको कहते हैं अपन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अब कौन है भैया, सो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब होगा जैसे अपने पास ये डबल बॉन्ड गिवन हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अपन क्या यूज करेंगे, निकल H2 या फिर प्लैटिनम H2 या फिर पैलेडियम H2, ये कैटलिस्ट अपन को पता होना चाहिए, या फिर पैलेडियम और H2। तो अगर मैं इसमें ना हाइड्रोजन ऐड करूंगा, वो H2 तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट अपन निकल यूज कर लेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब सीधा एल्केन बना देना। अगर ऐसे भी गिवन होगा ना अपन को, जैसे मान लो मुझे ऐसे गिवन था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बॉन्ड्स हैं, मुझे तो हाइड्रोजन ऐड करने, और NiH2 लिखा हुआ है, तो जितने बॉन्ड्स होंगे सबको सैचुरेटेड बना दूंगा, 3 कार्बन एटम वाला एल्किल बना देना। कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 बॉन्ड्स, तो बैलेंस भी करो, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। गॉट, किसी को डाउट नहीं, ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अपन बता सकते हैं अपन को क्या करना है, और ठीक है ना। अब अपन लिखेंगे दैट इज, अब अपन कहेंगे भाई अगर मान लो अपन को ये दूसरा कंपाउंड होगा, अब अपन 3 कर देते हैं, इसको कोई और भी लिख लेते हैं। तो किसी भी टाइप से अगर अपन को गिवन है, अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या गिवन है अपन को, ठीक है ना, अपन उसमें बता सकते हैं कि क्या करना है अपन को। मान लो अपने पास ऐसे ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, और ये CH2 है, इसमें H2 है, और यहां पर अपन कोई भी इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो बस अपन को एल्कीन बना, ये आ जाएगा अपने पास, समझ में आया। तो इस टाइप से अपन बता देंगे। अच्छा, इसमें अपन निकल भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी वो रेनी निकल भी बोलते हैं, और रेनी निकल भी बोलेंगे तो अपन उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन निकल और रेनी निकल अपने लिए एक ही बात है। सो रेनी निकल में वो क्या करते हैं भाई, Ni और उसके साथ थोड़ा सा हीट कर देंगे, निकल के साथ रेनी निकल लिख के और उसको हीट कर लेंगे। और रेनी निकल का प्रिपरेशन अपन को पढ़ने की जरूरत है कि वो कैसे वो बेस के प्रेजेंस में वो सब बताएंगे अपन को, तो अपन बता देंगे भाई रेनी निकल क्या होता है। चलो, दूसरा होता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा होगा डिकार्बोक्सिलेशन। अपन को डिकार्बोक्सिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, अपन ऐसे बता सकते। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, देख भाई अपने पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। इसका मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कहेंगे लो मेरे पास ऐसे गिवन कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेंगे अपन, और इसमें डबल बॉन्ड OH है। अब CO2 हटा दोगे तो फिर H डबल लगा दूंगा, और क्या होगा। अगर CO2 वहां से हटा दूंगा तो H वहां लगा लूंगा, और क्या करूंगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर इसमें यूज करेंगे, इसको हटाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एक तो अपन को NaOH यूज करना होता है, वो होता है कैटलिस्ट। इसमें ये कैटलिस्ट होता है NaOH। और दूसरा यूज करेंगे अपन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होगा यूज, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इस मिक्सचर को ना, ये दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, द मिक्सचर इज कॉल्ड, ये जो मिक्सचर होता है ना, इसको अपन कहते हैं सोडा लाइम। इसमें से सारे में से कुछ भी पूछ सकते हैं, सोडा लाइम भी पूछ सकते हैं अपन से, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब सोडा लाइम बताना है आपको, क्या करना है वो सब बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन मतलब ऐसे कर सकते हैं अपन ना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ठीक है, अब चलो भाई कोई बात नहीं, अपन पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, अब मतलब जैसे भी है ना, अपन क्या करेंगे, और चलो मतलब बच्चे भी कुछ कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, बढ़िया है, आप पढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, सीधी सीधी बात है, जिसको मतलब पढ़ना है ना, मतलब जिंदगी में बहुत कुछ, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, इसलिए चलो ठीक है अपन पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कुछ चैट भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उतना अपन, चलो ठीक है पहले पढ़ लेते हैं। अपन क्या करेंगे ना, सोडा लाइम अगर अपने पास है ना, तो NaOH है और कैल्शियम ऑक्साइड है अपने पास। अब वैसे तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये NaOH है, तो पहले तो अपन को पता है एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अभी के लिए अपन को कोई डाउट नहीं, क्योंकि अपन इसमें बहुत सारे एफ और बट अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा एफ बट करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे हमें तो ये पता है कि आपने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे यहाँ पर अपन को पता है ये 1 2 3 आईपैक नेम थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये प्रोपन 3 कार्बन एटम वाला एसिड है, तो अपन इसको लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर अपन प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे तो अपन कहेंगे देख भाई, डी कार्बोक्सिलेशन में मुझे ये हटाना है, सीधी सीधी बात, हमें तो ये बताया था सबने, उसको हटा देना, और प्रोडक्ट लिख देना, CH3 है, CH2 है, इसका जो हाइड्रोजन है उसको वहां लगा दूंगा, सीधी सीधी बात है मेरे पास, ये लगा दिया भाई। और NaOH के साथ अपन इसको Na2 से भाई, अब CO2 निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, मीडियम बेसिक है, और अपन कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे। तो ये Na2 कुछ नहीं करना है हमें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा, सोडा लाइम लिखा आपने, और हीट करो या ना करो, हीटिंग लिखते हैं वो, तो हीट किया हमने, प्रोडक्ट बता। कैसे भी मतलब अगर आपने ऐसे भी लिखा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहां CO2 लिखा, आपने बस मुझे तो सोडा लाइम दिखा और मैंने CO2 पढ़ा, ले भाई बेंजीन बन गया, ये बना प्लस Na2CO3। क्योंकि स्कूल में अपन को कभी कभी ना क्या होता है, और टीचर बैलेंस भी करवा लेते हैं, तो अपन को मतलब परेशान भी कर देते हैं वो, ठीक है ना, बैलेंस नहीं किया इसलिए मार्क्स काट दिया। हाँ बिल्कुल, कैटलिस्ट वही तो काम है कैटलिस्ट का, दे विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट दे विल नेवर बी कंज्यूम, दे विल ऑलवेज बी रिकवर्ड इन द लास्ट, वो लास्ट में रिकवर हो जाएगा। हाँ बेंजीन इज नॉट अल्केन, लेकिन अगर बेंजीन में लिखा होता तो तुम कहते अच्छा सर वो अल्केन नहीं था, और आपने हमें बताया नहीं कि मतलब वो अल्केन है,
और बेंजीन अगर ऐसे है तो बना तो सकता हूं ना, लो बना दिया, ये लो। मतलब अब कृति का ये है कि भाई अब एल्केन पढ़ा रहे हो ना, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन इसको अगर NiH2 से रिएक्ट करेंगे ना बेटा, तो बेंजीन इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड। अगर कोई डबल बॉन्ड बेंजीन जैसे रिंग में है ना, तो वो NiH2 से रिड्यूस नहीं होते, बात सारे होंगे लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज मतलब बेंजीन वाले नहीं करूंगा, जिसमें बेंजीन जैसा होगा। तो फिर अगर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा NiH2 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बताना पड़ेगा आपको कि हमने उसको हीट किया। अगर हीट करोगे तो हो जाएगा, ये लो एल्केन बना दिया, खुश, ठीक है। अब अपन उसमें एल्केन बना सकते हैं, तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं, तो अपन बता देंगे, कोई बात नहीं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिखा और डीकार्बोक्सिलेशन, अब डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे भाई आपके ग्रुप पे, ठीक है ना, तो वो ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर्स भेजे मैंने, तो अपन को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या था, एल्काइल हैलाइड, भाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कर लेंगे और वुड्स रिएक्शन कर लेंगे, चलो दोनों देखें। अब रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में वो क्या करेंगे ना, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड तो अपन को पता है, सबको पता है अपन को, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब अपन को पता है एक बात, देखो भाई, एल्काइल हैलाइड अगर लिखोगे ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया कि मेरे पास कोई CH3 CH2 है और हैलोजन लिखो, ये एल्काइल है और ये हैलाइड है, राइट। तो अपन को कोई मतलब, मैं बता देता हूं आपको, तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो इनको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अपन को क्या है, देख भाई, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, अगर वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड, ठीक है भाई, इसको अपन 1 डिग्री बोले। अगर जिस कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, वैसे अपन ये पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट, कि इस अगर जिस कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, अगर वो दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो उसको अपन 2 डिग्री बोलते हैं, वो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, देख भाई, CH3 CH2 Cl, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, जिंक और कॉपर का कपल लेना पड़ेगा, और अपन को कोई ऐसे मतलब कपल मतलब एलॉय कर लेंगे, कपल मतलब एलॉय होता है, ठीक है ना, राइट। तो अपन कहेंगे भाई, यहां पर अपन लिखेंगे दैट इज कपल लिखेंगे अपन, एंड इथेनॉल लिखेंगे। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे मतलब उस पर, भाई ठीक है, मतलब उनको मतलब टाइप भी किया तो उनको लग रहा है कि पता नहीं सर क्या हुआ, कुछ नहीं बेटा, कोई मतलब बच्चा बाहर वाला मतलब पढ़ रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर वो पढ़ना चाहता है चुपचाप तो बता रहा है सर मैं बाहर का बच्चा हूँ, मैं पढ़ लूँ क्या, अब वो पूछ रहा है तो भाई मतलब फिर क्या करें, अगर कोई बच्चा मेरी वजह से किसी का भला हो सकता है तो हो जाए, अच्छी बात है वो तो, अगर किसी को पढ़ना है बेटा तो क्या प्रॉब्लम है ना भाई, हमारा तो कंट्रीब्यूशन ही होगा ना उसके मतलब पढ़ाई में, अच्छी बात है बेटा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, राइट। तो अपन लिखेंगे, हाँ चलो पढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे, अब इसमें ना अपन को क्या करना है, देख, इसमें मैकेनिज्म वगैरह तो अपन सीखेंगे भाई जब अपन पढ़ेंगे। इसमें यह जरूर है कि मुझे जिंक और कॉपर दिखा और मैंने इसको हटा के वहां हाइड्रोजन डाल दिया। अब इथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं वो, कि भाई इथेनॉल वर्ड में भी लिख सकते हैं या फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, ये भी तो अल्कोहल है, तो इथेनॉल होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये CH3 है, ये CH2 है, और इसकी जगह H लगा दूंगा, जहां हाइड्रोजन लिखा होगा उसको हटा दूंगा और उसकी जगह हाइड्रोजन डाल दूंगा।
गॉट इट ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो चलो भाई देखते हैं, अपन वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना? अपन पढ़ लेते हैं। तो आपको हमें समझ में आ गया। अब भाई आप कैसे भी लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब अपन को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिख दो, इसमें आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखो। मेरी मर्जी अपन तो कहेंगे, हमारी मर्जी हम तो ऐसे लिखेंगे। अब बताओ क्या है? और सीएल की जगह बीआर भी लिखेंगे, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्काइल एलाइड है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्काइल एलाइड है तो अपन इसको क्या करेंगे, ये भर लिखा होना चाहिए बस। अपन तो कहेंगे इसको हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, तो CH3 CH CH3, तो सारे मैकेनिज्म वगैरह की बात अपन तो बाद में ही करेंगे। ये लो भाई इधर है, ये अपना जिंक कॉपर कॉपर, ठीक है ना? तो अपन ऐसे, और अल्कोहल इथेनॉल होता है जनरली, और अल्कोहल कोई भी हो सकता है, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया, अपन को दिख रहा है साफ साफ कि आपने यहाँ पर HCl बनाया होगा, यहाँ पर आपने HBr निकाला होगा। तो अपन बता दें दूसरा। अब दूसरा वाला जो है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, इससे क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो अपन फोर्थ, ये थर्ड था, अब फोर्थ वाला देखते हैं। ये था वुड्स रिएक्शन, है ना? सो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है ना, मैं थोड़ा इसको पढ़ भी देता हूँ, है ना, क्योंकि अपन तो सीधा कंसेप्चुअल पढ़ते हैं अपन तो, है ना? तो अपन क्या करेंगे, चलो शुरू करते हैं। अब था अपना वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर is solvent give higher alkanes. In this reaction, two molecules of alkyl halide combine to produce higher alkanes containing even number of carbon atom. The reaction is called Wurtz reaction. ठीक है भाई। वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर alkyl halides होंगे अपने पास. So the alkyl halides, these are called alkyl halides. These are called alkyl halides. भाई और अच्छे से लेबल्ड करना, जब आप alkyl halide वगैरह लिखोगे तो इस टाइप से रिएक्शन लिखोगे तो आप ना इसको अच्छे से लेबल करना, जैसे ये इथाइल क्लोराइड हो गया, ये इथेन बन गया, तो इस टाइप से बताना, मतलब कि ये ऐसे रिएक्शन हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन में अपन एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसमें 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड लेने होते हैं। सोडियम अगर यूज करेंगे तो अपन को अच्छे से पता है कि सोडियम तो वाटर से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, इसलिए अगर अपन सोडियम को यूज करेंगे, ठीक है ना, अगर अपन सोडियम को यूज करेंगे तो भाई वेदांत शायद तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कुछ नहीं बेटे, एल्काइल हैलाइड होगा तो जब भी अपन को ये कैटलिस्ट दिखेगा, हैलोजन को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, बस ये जिंक और कॉपर का एलॉय गिवन होना चाहिए और उसमें इथेनॉल होना चाहिए, ठीक है ना? अब यहां पर अपन कहेंगे भाई यहां पर अपने पास एल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, और इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर सोडियम के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, तो अपन ईथर के साथ रिएक्ट, ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट टू डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड्स, इसलिए अपन ईथर यूज कर लो। और सोडियम से ईथर रिएक्ट नहीं करता, हम तो सोडियम को स्टोर करते हैं ईथर में, क्योंकि ईथर डजंट रिएक्ट विद सोडियम, बट सोडियम कैन रिएक्ट विद द मॉइस्चर आल्सो, इसलिए हम ईथर में ही सोडियम को स्टोर करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो यहां पर लिखा होगा ना, बस इसके जितने एल्काइल ग्रुप होंगे ना, उसके 2 एल्काइल ग्रुप को अपन ऐसे जोड़ने वाले हैं, 2 मोल को ऐसे जोड़ने, और जो हैलोजन था उसको ऐसे। लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे ना
सेम टाइप के दो अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, मैं अलग टाइप के नहीं ले सकता, मैं अलग अलग टाइप का नहीं ले सकता कि एक ऐसे ले लूं, बट आप ऐसे नहीं ले सकते। एक ऐसे ले लेता हूं, सोडियम ले लेता हूं, और एक ऐसे ले लेता हूं। अलग अलग होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा ना तो उस केस में क्या होगा भाई, इस टाइप के दो रिएक्ट कर सकते हैं, इस टाइप के दो रिएक्ट कर सकते हैं, और आपस में भी ये रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब विल गेट द मिक्सचर ऑफ एल्केन। मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, फिर एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब तीनों ही बनेंगे। तो फिर मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक ही CH2 का डिफरेंस है। ये तो होमोलोगस है ना। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बस एक CH2 का डिफरेंस हो, और उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक CH2 का डिफरेंस हो, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इसमें और उसमें एक CH2 का डिफरेंस है, दे आर होमोलोगस। तो क्या ये दोनों होमोलोगस हैं? तो अपन मना कर देंगे भाई, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, इसमें तो दो CH2 का डिफरेंस है, आपने कहा था एक ही CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, उनको कहते हैं अपन होमोलोगस। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप भी, जैसे अगर ये अल्कोहल है तो इसको भी अल्कोहल होना चाहिए, मतलब ये अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल होगा, या ये अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल होगा। तो दो मॉलिक्यूल्स में अगर एक CH2 का डिफरेंस है तो ही अपन उसको होमोलोगस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, तो वुड्स रिएक्शन में हम अनसिमेट्रिकल एल्केन, मतलब इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स है। तो वुड्स रिएक्शन में अपन सिर्फ सिमेट्रिकल, या अपन लिख सकते हैं और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिमेट्रिकल एल्केन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, बस यही हो सकता है। ये होता है, तो बता देंगे ये वुड्स रिएक्शन है, अब आप उसे पढ़ लेना, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेंगे तो विल गेट द मिक्सचर ऑफ एल्केन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम ड्यू टू देयर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। वैसे भी वो गैसेस हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से सेपरेट करने पड़ेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि भाई इससे ना, इस मेथड से, वुड्स रिएक्शन से हम CH4 बना नहीं सकते। बनाओगे कैसे? तो कम से कम एल्काइल हैलाइड लोगे तो एक CH3Cl और दूसरा CH3Cl होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड लेना कंपल्सरी है, तो कम से कम दो कार्बन एटम वाला तो बनाना ही पड़ेगा। तो मीथेन बन नहीं सकता, ये इसके लिमिटेशन में लिख देंगे। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन? हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले नहीं सकते। एनसीईआरटी में बस क्वेश्चन दिया, आंसर नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें भी नहीं दिया हुआ है जो मैं बुक लेके पढ़ा रहा हूँ तुमसे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोकार्बन सर लाइटर देन वाटर, उनकी डेंसिटी कम ही होती होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वैसे भी लोअर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, C1 से लेके, मतलब मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, ये गैसेस होते हैं। ब्यूटेन से लेके 17 तक ये लिक्विड्स होते हैं, और C18 ऑनवर्ड्स वो सॉलिड्स होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ लेंगे। हाइड्रोकार्बन है ना, इजीली डिजॉल्व। ब्यूटेन तो गैस होता है ना, LPG गैस जो होता है वो ब्यूटेन ही तो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, तो वही तो होता है वो। यस, तो अपन बता सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ोगे और अभी भी पढ़ सकते हो। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात रुकना, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। तो मैं पढ़ाने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हैलोजिनेशन।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेलोजनेशन। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में अगर कुछ कैटलिस्ट नहीं लिखे हैं तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन बाद में मतलब डिस्कस भी करेंगे ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पहले अपन एक बार पढ़ लें, खत्म कर दें, ये खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। हेलोजनेशन करना है तो खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर बचा क्या पढ़ने के लिए। देख भाई, हेलोजनेशन में क्या होता है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये लिखना होता है, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐसा जैसे कैटाइन होता है ना, तो उसको अपन कैटाइन बोलते हैं, एनाइन होता है तो एनाइन बोलते हैं। भाई इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अगर कोई ऐसा एटम हो जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बोल देना वो फ्री रेडिकल है। मतलब फ्री रेडिकल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो फ्री रेडिकल होता है, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। हेलोजनेशन में सबसे ज्यादा अपन से पूछते हैं कि मीथेन का हेलोजनेशन बताओ। मीथेन को अगर Cl2 से रिएक्ट करूंगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ जितने रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। तो अपन लिखेंगे इसमें ना CH3Cl बनेगा प्लस HCl, मतलब एक Cl हटा, इससे एक हाइड्रोजन CH बॉन्ड को ब्रेक करके, और अपन इसे क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया आपने। ये सारे के सारे तो सिग्मा बॉन्ड थे, इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए अपन इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक Cl को लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिगड़ता आंसर। लेकिन ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब ये एक्सेस में हो। क्यों, अगर Cl एक्सेस में होगा तो क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे अगर Cl एक्सेस में लिया आपने तो फिर मैं सारे हाइड्रोजन हटा दूं, फिर मैं ऐसे बताऊं, अगर एक्सेस में लिया Cl। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को बस ऐसे करना है। मान लो ऐसे गिवन होता है, भाई ऐसे होता तो मैं कहता ठीक है आप ऐसे बना दोगे, इसको Cl2 से क्या, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। भाई इस पे लिखो एक हाइड्रोजन हटा के HCl लिखो तो, या इस पे लिखो, एक ही बात है, बनेगा तो इथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर ऐसे हुआ तो, अगर मेरे पास ऐसे हुआ तो अपन कहेंगे अगर ऐसे हुआ ना, तो फिर मैं दो प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक बार इस वाले से कार्बन एटम से, एक बार इधर वाले कार्बन एटम से, ये भी बन सकता है, ये दोनों बनेंगे। तो इस वाले से बनाया, इस वाले से बनाया, 3 वाले से क्यों नहीं बनाया, तो 3 वाले से बनाओ या 1 वाले से बनाओ, आयुपेक तो सेम ही होगा ना, इसलिए नहीं बनाया 3 वाले से। बोले तो बना देता हूं, बाद में कहूंगा आयुपेक नेम इज सेम, मतलब वो दोनों एक जैसे हैं तो एक को काट दूंगा, भाई ऐसे भी बनाऊंगा। तो अपन कहेंगे देखो ये तो 1 क्लोरोप्रोपेन ये भी है, 1 क्लोरोप्रोपेन ये भी है, सेम हो गया ना। तो मैं तो जितने बन सकते हैं सभी बनाऊंगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्कूल में उतना नहीं पूछेंगे तुमसे, मैक्सिमम हो सकता है तो ये पूछ ले, लेकिन इन दोनों से ही, इससे भी ये एक्सेस वाले पार्ट को पूछ सकते हैं तुमसे, इसलिए बनेगा। सारे के सारे फ्री रेडिकल रिएक्शंस दो, मतलब उसको ना 3 स्टेप में करेंगे अपन। ऑल फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर रिएक्शन is carried in 3 steps. एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब मैं पहले इनिशिएट करूंगा चेन को। फिर दूसरा, जहां रिएक्शंस होंगे, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप बहुत सारे होते हैं, इसी में चेन रिएक्शन होता है, जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल, कार को स्टार्ट किया तो बैटरी ने इनिशिएट कर दिया, अब पेट्रोल का बर्निंग सारा का सारा रेडिकल मैकेनिज्म।
और जब आप कार को ऑफ करोगे तो टर्मिनेशन स्टेप होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन। अगर अपन से पूछेंगे ना तो इस वाले में ही पूछेंगे, इसका फ्री रेडिकल रिएक्शन लिख दो, तो अपन कहेंगे ठीक है, पहला स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप। कैसे? Cl और Cl थे तो लाइट के प्रेजेंस में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे ना वो ऐसे ब्रेक होंगे, सेंटर से ब्रेक हो जाएंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इधर ना ये ऐसे बन जाएगा, 2 Cl बन गए, रेडिकल बनेंगे, Cl रेडिकल। अब इनमें से एक Cl, क्योंकि अब ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए ना इनके पास, तो इनमें से एक Cl रेडिकल अब स्टेप 2 होगा। अब इनमें से एक Cl रेडिकल CH4 से रिएक्ट करेगा, तो पहले CH4 का रेडिकल बनेगा, मतलब CH3 रेडिकल और HCl बन जाएगा, मतलब इसका रेडिकल बनाएगा वो। अब इसका रेडिकल जो बनेगा वो रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, तो ये Cl को फिर ब्रेक करेगा, रेडिकल जैसे, खुद भी रेडिकल है, तो ये फिर ब्रेक करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3Cl और फिर Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल फिर रिएक्ट करेगा, चेन ऐसे चलता है जब तक ये खत्म नहीं, अगर Cl2 एक्सेस में है तो टर्मिनेशन स्टेप, तो अपन कहेंगे स्टेप 3 होता है। जब भी आपस में कभी भी ना आप देखोगे तो 2 रेडिकल, जितने भी स्टेप में यहां पर लिखूं ना, मैं कितने भी स्टेप लिखूं यहां पर, मैं कभी 2 रेडिकल को रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं एक ही रेडिकल को रिएक्ट करूंगा, क्योंकि अगर कभी भी 2 रेडिकल रिएक्ट करेंगे ना तो वो हमेशा टर्मिनेशन स्टेप होगा। फिर मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, CH2Cl रेडिकल बन गया, इसको Cl2 से रिएक्ट करवा के CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल, वो चेन रिएक्शन है ना, ऐसे करूंगा, ऐसे चलता रहेगा पूरा चेन। और लास्ट में अपन स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3 को अपन बोलते हैं कि भाई ये तो चेन टर्मिनेशन स्टेप है और इसमें 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, ये भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो खत्म हो गया Cl, या फिर ये भी रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें CH3 रेडिकल दिख रहा है ना मुझे, तो ये जो इधर Cl था ना वो इससे रिएक्ट करके ये भी बना सकता है। लेकिन अगर कभी भी 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट किए ना तो वो टर्मिनेशन स्टेप, तो मैं क्या, मतलब ये प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी 2 रेडिकल को रिएक्ट करवा दो जितने यहां दिख रहे हैं, वो टर्मिनेशन स्टेप, मतलब कभी भी अगर 2 रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा टर्मिनेशन स्टेप होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज था आपका हेलोजनेशन वाला पार्ट। आज के लिए इतना ही। आप एल्केन अब जो बचा हुआ है वो आप अपने आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एल्केन को एक बार पढ़ना। मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस करूंगा, एक्सरसाइज वाले डिस्कस, और आप वो बुक को भी पढ़ना, जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं उससे आपको एल्केन सारा पढ़ लेना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टाइम एल्कीन्स शुरू करूंगा। और आज इतना ही, चलो भाई, थैंक यू, मजे करो। तुम लोग को वो फॉर्मूले वाला वो शॉर्ट वो मिल गया ना, शॉर्ट नोट, मैंने ज्ञान सूत्र भेजा था तुम लोगों को, है ना, सबको भेज दिया, ठीक है, ठीक है, चलो बाय, ठीक है, ठीक है, चलो बाय।